हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 7 में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बात करेंगे। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम। ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रोथ में तो आ जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पी नॉट प्रिंसिपल आपने बैंक में जमा किया और उसके बाद उसमें जो है हर मोमेंट पर अगर पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, हर मोमेंट पर चेंज हो रहा हो अमाउंट, तो आफ्टर टी टाइम उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसमें ग्रोथ जो है वो आपका कैलकुलेट करना होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एन ऑफ टी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस और पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करते हैं। और सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिके प्रॉब्लम ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके जो होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अपने मतलब उसमें रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, तो कुछ एन नॉट क्वांटिटी स्टार्टिंग में रहती है, उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के बाद डिके होकर के कुछ एन ऑफ टी बन जाती है। तो वहाँ पर हाफ टाइम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज लाइफ कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, that is dn over dt is directly proportional to the amount of the substance or population at that time. तो dn upon dt is proportional to n, यानी कि dn over dt is equal to k times n आएगा। और बाकी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन लगा करके, ठीक है। तो इसमें डी एन ओवर डी मतलब एन इज इक्वल टू के डी टी लिखेंगे और इंटीग्रेट करा दें अगर फ्रॉम एन नॉट टू एन डी एन ओवर डी टी डी एन ओवर एन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो ये एल एन 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 और नीचे एन नॉट इज इक्वल टू टी, टी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट टी माइनस 0, तो एल एन एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू टी। और अगर इसको सॉरी के यहाँ पर भी आएगा, के यहाँ पे के चलता रहेगा मल्टीप्लाई में के टी, के यहाँ पर भी आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर के टी। अब k डिपेंड करेगा, k कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि ये डिके है या ग्रोथ है। अगर ग्रोथ है तो k पॉजिटिव रहेगा, k पॉजिटिव के लिए ग्रोथ आएगा, है ना।
और के अगर नेगेटिव हो जाता है तो डिके आएगा, और अगर के जीरो हो गया तो कुछ भी नहीं, कांस्टेंट, ना तो रेडियो मतलब डिके होगा ना ही मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, कहने का मतलब है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज नोन टू इंक्रीज एट अ रेट the population of a certain country is known to increase at a rate proportional to increase at a rate proportional to the number of people presently proportional to the number of people presently living in the country if after 2 years the population has doubled, if after 2 years the population has doubled and after 3 years and after 3 years the population is 20,000, the population is 20,000. Estimate the number of people initially living in the country. Estimate the number of people initially living in the country, initially living in the country. तो इसमें क्या है कंडीशन आपको दी हुई है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज़ नोन टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री। तो इसका जो सोल्यूशन रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू द पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर डी एन इज़ इक्वल टू डी एन ओवर डी टी इज़ इक्वल टू के एन आ जाएगा, के जहाँ पर कांस्टेंट है, और इसको सॉल्व करने का तरीका अभी मैंने बताया था। तो इनिशियली सपोज एन इज़ इक्वल टू यहाँ पर एन नॉट है इनिशियली, है ना, एट टी इज़ इक्वल टू 0 एन इज़ इक्वल टू एन नॉट स्टार्टिंग में। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर n इज़ इक्वल टू मिल रहा था किसी टाइम पर n नॉट ई टू द पावर के टी। अब इसमें जो इक्वेशंस हैं, वो कंडीशंस हैं, वो आप सब अप्लाई कर देंगे। कह रहा है इफ़ आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड एट t इज़ इक्वल टू 2 n इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n नॉट। तो रख दो ट्वाइस एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट
ई टू द पावर के टू, ट्वाइस के आ जाएगा। तो ई रेज टू टू के की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, तो ई रेज टू के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एंड आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000। तो एट t इज इक्वल टू 3 पॉपुलेशन n इज इक्वल टू 20,000। तो रख देते हैं इसमें n नॉट ई टू द पावर k इंटू 3 दैट इज 20,000। तो n नॉट हमें पता करना है, यहाँ पर ई रेज टू k होल पावर 3 लिखेंगे इसको, दिस इज 20,000। ई रेज टू k की जगह पे यहाँ पर लिख दो अंडर रूट ऑफ 2 होल क्यूब पावर 20, मतलब ये वैल्यू 20,000 में आ जाएगी। तो n नॉट आपको मिलेगा 20,000 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब। तो ये 5,000 अंडर रूट ऑफ 2 ये वैल्यू आएगी, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट कराएंगे जब 5,000 इंटू 1.414 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7070। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, यहाँ पर अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो ये ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पर बेस्ड प्रॉब्लम है। अब एक हम रेडियो एक्टिव मटेरियल पर बात कर लेते हैं। जिसमें कह रहा है सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज नोन टू डिके एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट इनिशियली इफ देयर इज 50 mg ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट एंड तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या है, इनिशियली एन नॉट दिया हुआ है आपका 50 mg 50 मिलीग्राम अमाउंट दिया हुआ है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका। एंड आफ्टर 2 hours it is observed that the material has lost 10% of its original mass at t is equal to 2 hours, n is equal to 90% बचा है, तो 90/10 100 ऑफ n नॉट बचा हुआ है इनिशियल का। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि मास ऑफ द मटेरियल एट 4 hours, t इज इक्वल टू 4 पर n क्या होगा वो बताना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बतानी है हमें एट t इज इक्वल टू t पर n की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है, फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला। एंड हाफ लाइफ भी बताना है हमें। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो कितने टाइम में अपनी ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाएगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके में भी यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू -n।
डिके हो रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा dN/dt इज इक्वल टू माइनस का kn, और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस का kt। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 2 पर हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0.9 n0, रख दो यहाँ पे 0.9 n0 इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस का k इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻k की वैल्यू √0.9। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें। तो इन जनरल अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस का kt, n0 e⁻ माइनस का k होल पावर t। तो n इज इक्वल टू n0 √0.9 होल पावर t, मतलब n0 9/10 होल पावर t/2। ये बनेगा आपका इन जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एट t इज इक्वल टू 4 पर देखें, एट t इज इक्वल टू 4 पर क्या हो रहा है, तो n4 ये वैल्यू आ जाएगी n0 9/10 होल पावर 4/2। तो n0 81/100 आ जाएगा। बट n0 क्या था, 50 mg था, 50 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 40.5 mg हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 घंटे के बाद। ठीक है, अब एक लास्ट में पूछा जा रहा है कि हमें वो टाइम t बताना है जब n की वैल्यू n0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। तो रख देते हैं इसको। हमें पता क्या है, n0 ऑफ 9/10 पावर t/2। तो यहाँ पे बस रख दो n की जगह पे n0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज n0 9/10 पावर t/2। तो ये तो कट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 10/9 होल पावर t/2। तो t/2 ln 10/9 इज इक्वल टू ln 2 ये बनता है। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ln 2 डिवाइडेड बाई ln 10/9। ये वो टाइम होगा जब जो 50 mg है वो 25 mg अमाउंट उसका रह जाएगा। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो t की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर मिल रही होगी 13 आवर्स लगभग। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो 13 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे। उतनी देर के बाद ये जो है आपका जो 50 mg रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो 25 mg रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रह जाएगा। ठीक है, आगे और भी मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस पर।
ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस में आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम ना दे करके सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है कोई भी, तो यहाँ पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस P पॉइंट पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये N पॉइंट हो गया नॉर्मल का और ये टेंजेंट का हो गया पॉइंट। यहाँ से जब हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये A पॉइंट आ जाता है, ये Y हाइट है, ये पॉइंट x, y है, ये P हो गया। तो ये आपका टेंजेंट का पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक PT, और ये नॉर्मल का पार्ट होता है, ठीक है। और ये इतनी वैल्यू होती है सब नॉर्मल की, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब टेंजेंट बनता है। क्लियर? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कर्व है। तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव हमें जो मिलेगा, ये मतलब अगर हम थीटा ले लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू dy ओवर dx हो जाती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। तो इसमें मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ। वैसे तो इनका प्रूफ वगैरह जो है हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, लेकिन एक बार फॉर्मूला केवल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। y dy बाई dx, इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो सब नॉर्मल होता है। सब नॉर्मल की लेंथ मतलब an, ये an के इक्वल होगा यहाँ पर। सब टेंजेंट अगर हमें देखना होगा तो y dx ओवर dy आ जाएगा 80। नॉर्मल की लेंथ अगर पूछी जाएगी, नॉर्मल का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना होगा, ये Pn के इक्वल जो वैल्यू आएगी, यानी कि y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर, ये आपका Pn। और टेंजेंट ये लेंथ आएगी मॉड ऑफ y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dx ओवर dy होल स्क्वायर, ये आपका Pt आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने होंगे। एंड लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर अगर हम देखें, इसमें लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर का अगर कुछ पूछा जाए तो वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और फिर इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन अगर लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज y माइनस, मतलब कैपिटल Y और स्मॉल y में हम बात करेंगे, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy ओवर dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, y इक्वल टू 0 डाल करके हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। x माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई, कैपिटल Y 0 रखेंगे जब, तो कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई। कैपिटल y इंटरसेप्ट अगर हमें इसमें देखना पड़े टेंजेंट के लिए, तो वो आएगा यहाँ पे कैपिटल X 0 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में अगर हम बात करें,
तो y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस का dx ओवर dy कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ये बनेगा। इसका x इंटरसेप्ट बनेगा कैपिटल Y को जीरो करने से, तो x प्लस y dy ओवर dx, ये बनेगा आपका x इंटरसेप्ट। एंड y इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो y इंटरसेप्ट में स्मॉल कैपिटल x यहाँ पर जीरो रख दिया जाएगा, तो y प्लस x dx ओवर dy ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद रख सकते हो, या फिर आप इक्वेशन याद रखो, उसमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू जीरो रख करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं। कह रहे फाइंड द कर्व for which the area of the triangle formed by the x-axis, find the curve for which the area of the triangle formed by the x-axis tangent drawn at any point on the curve, and radius vector of the point of tangency, and radius vector of the point of tangency is constant and equal to a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक कर्व हम बना रहे हैं तो उसमें जो एरिया है उस ट्रायंगल का एरिया ए स्क्वायर के इक्वल है, जिसमें जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, टेंजेंट किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें उस टेंजेंट से बाउंडेड होना चाहिए, और रेडियस वेक्टर से बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सपोज एक ये कर्व दिया हुआ है, तो ये एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली पहले, तो ये P पॉइंट हो गया, x, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। इस P पॉइंट को जब हमने ओरिजिन से ज्वाइन कराया तो ये रेडियस वेक्टर बनाएगा OP। ठीक है, OP इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, इसकी लेंथ आएगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हाइट में बनेगा y। ये तो टेंजेंट का x कोऑर्डिनेट है, कैपिटल X, 0। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल X है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको y माइनस स्मॉल वाई डी वाई ओवर डी एक्स कैपिटल X माइनस स्मॉल x। तो अब देखो यहाँ पर हमें x कोऑर्डिनेट पता करना है a पॉइंट के लिए। ठीक है, तो y कैपिटल Y इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स
कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई। तो ओ ए की लेंथ यही मिल गई हमें, ओ ए की लेंथ आ गई एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई। तो एरिया बनेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए इंटू बी पी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ओ ए बन रहा है एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई, बी पी की वैल्यू वाई है, इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। बट एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे पूरा मॉड आएगा। तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो एक y से और अगर हम डिवाइड कर लें तो 1 अपॉन वाई डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई क्यूब। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। सो एक्स अपॉन वाई इसका इंटीग्रेशन करा देंगे जब, तो प्लस माइनस में ही आएगा या माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ए स्क्वायर वाई रेज टू माइनस 2 बनेगा और अपॉन में भी माइनस 2 से डिवाइड करेंगे जब हम, प्लस एक कांस्टेंट। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस या माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस सी वाई। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी वाई, ये हमारे पास दो कर्व इसमें मिल जाएंगे प्लस और माइनस करने से, ठीक है। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द कर्व फॉर विच द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट, द इंटरसेप्ट cut off by any tangent on y-axis is proportional to the square of the ordinate of the point of tangency.
तो टेंजेंट हमारे पास इसमें क्या रहेगा, टेंजेंट आपको पता है टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स कैपिटल X माइनस स्मॉल x। कह रहा है फाइंड द कर्व फॉर विच द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द टेंजेंट ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस के लिए पुट कैपिटल X इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख दो और बन जाएगा y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगी लेंथ। और ये जो है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k टाइम्स वाई स्क्वायर आएगा ये। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिख लेते हैं अपॉन वाई स्क्वायर कर लेते हैं, इधर k डी एक्स कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई k डी एक्स। और इंटीग्रेट करा लेंगे, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू के एक्स वाई प्लस सी वाई। तो इसको x माइनस सी वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन एक्स वाई माइनस सी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू के, इवन k से भी डिवाइड करा देंगे तो 1 अपॉन के अपॉन वाई यहाँ पे आ गया माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल टू 1। थोड़ा सा और अगर हम इसको इलेबोरेट करें, माइनस का c अपॉन एक्स लिख दो प्लस 1 अपॉन के टाइम्स अपॉन में y लिख दो इज इक्वल टू 1। नए कांस्टेंट्स अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करा दें, ये अगर हम लेमडा रख दें लेमडा अपॉन एक्स, और ये म्यू रख दें म्यू अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पर आपका लेमडा की वैल्यू माइनस का c और म्यू की वैल्यू 1 अपॉन के। ठीक है, तो ये आपका एक कर्व बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस पर बेस्ड आज का लेक्चर कंप्लीट था। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस पर कर सकते हो। लेकिन सभी में प्रोसेस लगभग सेम टाइप का, इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, सब कभी कभी इसमें सब नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन दे देता है कि सब नॉर्मल मतलब वो कर्व फाइंड करो जिसका सब नॉर्मल कांस्टेंट लेंथ का हो, तो वो कर्व हो जाता है आपका पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व
ऑफ कांस्टेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इसमें सिंपल ये करना है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल is equal to y dy over dx, that is constant या k लिख लो, या ट्वाइस से लिख लो, इसको कांस्टेंट है, ठीक है, ट्वाइस से लिख लो। तो y dy इज इक्वल टू प्लस या माइनस ट्वाइस a dx, तो ट्वाइस y dy इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a dx, ये आ जाएगा। इंटीग्रेट करा लेते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस या माइनस 4a x प्लस लैम्डा कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x प्लस लैम्डा, ये आपका एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कर्व कौन सा है तो ये पैराबोला का कर्व है, और ये राइट हैंड साइड में ओपन होगा या लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होगा पैराबोला, ठीक है। मतलब इसका जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ज्योमेट्री पर बेस्ड यानी कि और डिके प्रॉब्लम्स और ग्रोथ प्रॉब्लम्स पर बात की, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बात की। तो अब इसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पूरा मॉड्यूल से एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेने हैं, और बाकी फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो डाउट सेशन में डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।